हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। एक नए एपिसोड के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। अब तक हम 3 एपिसोड बना चुके हैं जिसमें आपको रियल एस्टेट की अपडेट हम देते रहे हैं। आज ये 4th एपिसोड है जिसमें हम आपको रियल एस्टेट की अपडेट देंगे। आपका बहुत प्यार मिला बाकी हमारे पिछले एपिसोड को, उम्मीद करते हैं इस एपिसोड को भी आप उतना प्यार देंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू कर देते हैं अपने आज के शो की। और पहली रियल एस्टेट की अपडेट ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बहुत अच्छी स्कीम लेकर आ रही है लोअर मिडिल क्लास के लोगों को। जो लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक सब्सिडी स्कीम लेकर आने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट। उम्मीद की जा रही है इसी महीने ये स्कीम आ जाएगी। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा अभी तक एक स्कीम ऑलरेडी चल रही थी जिसका नाम प्रधानमंत्री जन आवास योजना है। ये स्कीम उससे आगे की स्कीम होगी और इसमें आपको और ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। जब आप कोई घर खरीदेंगे, उस पर लोन लेंगे, उस पर आपको एक अच्छी सब्सिडी मिलेगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी महीने में प्राइम मिनिस्टर इस स्कीम को लॉन्च कर देंगे। ये बहुत अच्छी अपडेट है। हम दूसरी अपडेट की बात कर लेते हैं। दूसरा अपडेट DDA दिल्ली से है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये क्लॉज था कि अगर आपका 67 स्क्वायर यार्ड से बड़ा कोई DDA का फ्लैट है या अपार्टमेंट है तो आप दूसरे अपार्टमेंट में ख़रीदने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इससे पहले ये क्लॉज था कि आपका कोई भी DDA में इससे पहले घर हो तो आप दूसरा DDA का घर नहीं खरीद सकते। फिर चेंजेस किया गया, फिर उसमें 67 स्क्वायर यार्ड का एक क्लॉज जोड़ा गया। अब उस क्लॉज को भी ख़त्म कर दिया गया है। अब आपका चाहे एक घर हो चाहे 2 घर हो, आप फिर भी DDA का तीसरा घर चौथा घर ले सकते हैं। ऐसा किस लिए किया जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। पिछले एपिसोड जिन्होंने हमारे देखे होंगे उनको पता होगा, मैंने बताया था DDA के बहुत सारे फ्लैट हैं, करीब 40,000 यूनिट है जो अनसोल्ड है, जो नहीं बिक रहे हैं। उस रुकी हुई इन्वेंट्री को सेल करने के लिए DDA शायद ये स्कीम लेकर आया है, ये क्लॉज हटाया है। उन्होंने एक प्राइवेट कंसल्टेंट को हायर किया था, उनके सजेशंस कुछ इस तरह के आए होंगे जिसके बेस पर वो अब ये क्लॉज हटा रहे हैं। अब हम बढ़ लेते हैं अपने तीसरे अपडेट पे। तीसरा अपडेट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर है। एक नया अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है सेक्टर 99A में। अगर आप अफोर्डेबल में इंटरेस्ट रखते हैं, अफोर्डेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट की TCP की वेबसाइट पे जाके आप उस प्रोजेक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, किसी भी अफोर्डेबल में या लग्जरी प्रोजेक्ट में जाने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल ज़रूर कर लें कि उस डेवलपर के साथ आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगली अपडेट हमारी चाइना से है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं चाइना कहाँ से बीच में ले आया, मैं तो इंडिया की अपडेट अब तक देता था। इसका लिंक इंडिया से मैं अभी जोड़ूंगा, बताऊंगा आपको। चाइना का वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर था चाइना एवरग्रैंड। उसके ट्रबल की, मेल्टडाउन की खबरें काफ़ी दिनों से आ रही हैं। अब एक इन्वेस्टिगेशन हुई है, एक इन्वेस्टिगेशन की है एक एजेंसी ने, न्यूज़ एजेंसी ने। उन्होंने पाया है कि ये डेवलपर एक के बाद एक लगातार अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था और पुराने प्रोजेक्ट कंप्लीट करे बिना नए प्रोजेक्ट से जो पैसा आता था उस पैसे से वो अगला प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता था। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर घुसे हुए थे, एंड यूज़र इसमें बहुत कम थे। इन्वेस्टर्स को यही सपना दिखाया जाता था कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। इसका मैं इंडिया से लिंक इस तरह से करना चाहता हूँ कि अगर आप गुड़गांव से हैं, नोएडा से हैं, मुंबई से हैं, पुणे से हैं, बेंगलोर से हैं, आपके यहाँ कोई इस तरह का डेवलपर तो नहीं है जो एक के बाद प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है और बिना प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए वो दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है। तो ऐसे डेवलपर से आपको बच के रहना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ भी इस तरह का कोई डेवलपर इस तरह का खेल खेल रहा हो और आप उसमें फंस जाएं। बहुत हार्ड एंड मनी है, लोग बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना, जब कोई घर खरीदते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़रा सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप किसी ऐसे डेवलपर के चक्कर में फंस चुके हैं तो शायद आपका कुछ ना हो। अगली अपडेट चिंटल पैराडीसो को लेकर है। आपको याद होगा फरवरी 2022 में एक चिंटल पैराडीसो गुड़गांव में प्रोजेक्ट है, वहाँ पर एक टावर में कुछ फ्लोर गिर गया था जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस इंसिडेंट के बाद चिंटल जो डेवलपर है उसके सारे प्रोजेक्ट्स में रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी। अब उस डेवलपर की तरफ से ये कहा गया है कि वो जो चिंटल पैराडीसो में टावर D है उसके जो होम बायर्स हैं उनको कंपनसेट करना चाहता है, तो उसके जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उसकी रजिस्ट्री खोल दी जाए ताकि वो उनको सेल करके
उनको कंपनसेट कर सके। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे 2 प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री ओपन कर दी है जिसमें वो सेल कर सकता है, और जो होम बायर्स हैं चिंटल पैराडीसो के टावर डी के, उनको वो कंपनसेट कर सके। इसके अलावा और भी कई टावर हैं जिसमें इस तरह की दिक्कतें आई थी। एक और नई अपडेट है, ये भी गुड़गांव से ही है। गुड़गांव में इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी ऐसी सोसाइटी के लोगों ने डिमांड की थी कि उनके यहाँ भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाए, ताकि देखा जाए कि उनके यहाँ जो अपार्टमेंट बने हुए हैं, जिन घरों में वो रह रहे हैं, वो कितने सेफ़ हैं। ऐसे करीब 15 अपार्टमेंट को आइडेंटिफाई किया गया था जिनका स्ट्रक्चरल ऑडिट होना था। ऐसे 12 डेवलपर हैं जिन्होंने अभी तक स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए फ़ीस पे नहीं की है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको नोटिस जारी करके कहा है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी फ़ीस पे कर दें, ताकि आपका स्ट्रक्चरल ऑडिट कंप्लीट हो सके, पता लग सके कि जिन घरों में लोग रह रहे हैं, जिन अपार्टमेंट में रह रहे हैं लोग, वो कितने सेफ़ हैं। एक और नई अपडेट है, वो नोएडा से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा ट्विन टावर नोएडा में सुपर टेक बिल्डर के द्वारा जो बनाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको इलीगल करार दिया था और उसके बाद उन टावर्स को गिरा दिया गया था। अब उन टावर्स के पास जो प्रोजेक्ट था, वहाँ की RWA है, वो ये चाहती है कि वो एरिया जो खाली हुआ था 2 से 3 एकड़ का था, उस जगह पार्क डेवलप किया जाए, ताकि बच्चे बुजुर्ग वहाँ जाके खेल सकें और उस जगह को एक मेमोरी के तौर पे याद रखा जाए कि यहाँ पर एक इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था। एक और अपडेट है, हमारी GDP को लेकर है। हमारी GDP को लेकर अपडेट ये है, 2023-24 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 7.8 की ग्रोथ दर्ज की गई है। जिस सेक्टर्स का इस ग्रोथ में बड़ा रोल है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें रियल एस्टेट सेक्टर है, उसमें सर्विस सेक्टर है। तो रियल एस्टेट काफ़ी अच्छा कर रहा है, इसका आपको रिफ्लेक्शन हमारी GDP में भी देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। अगली जो अपडेट है वो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में एक डेवलपर के अकाउंट महाराष्ट्र रेरा ने फ्रीज कर दिए गए हैं। रीज़न उसका ये है कि काफ़ी डिले कर दिया था उसने अपना प्रोजेक्ट, लोगों को टाइम पे बना के वो घर नहीं दे रहा था, तो महाराष्ट्र रेरा ने उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। बहुत अच्छी अपडेट, बहुत अच्छे ऑर्डर, बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन महाराष्ट्र रेरा की तरफ से आते हैं। हम चाहते हैं हमारे आसपास NCR में, दिल्ली में, गुड़गांव में, बाकी जगह की रेरा अथॉरिटीज़ भी इस तरह का एक्शन लें ऐसे डेवलपर्स के खिलाफ जो प्रोजेक्ट लगातार डिले कर रहे हैं, और ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो, लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है वो लोगों का पैसा मिले या उनको घर मिले। एक और अपडेट है, ये भी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में धीरे धीरे ऑनलाइन रजिस्ट्री कराने का जो चलन है वो रफ्तार पकड़ रहा है। जी हाँ, वहाँ पर ऑनलाइन फैसिलिटी दी जा रही है कि आपको किसी तहसीलदार या किसी तहसील ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। आपकी जो घर की, दुकान की, आपके मकान की जो रजिस्ट्री है वो डेवलपर के ऑफिस से ही की जा सकती है। बहुत सारे लोगों ने इसको ऑप्ट करना शुरू कर दिया है। वो आते हैं और एक सेटअप होता है बिल्डर के यहाँ, वहाँ अपने डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं और अपनी रजिस्ट्री वो वहाँ करा देते हैं। उन्हें कहीं तहसीलदार के ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। पिछले दिनों आपने देखा था हरियाणा में किस तरह स्ट्राइक हुई थी और लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी, और बहुत सारे लोग तो बाहर से आए थे, कोई US से, कोई UK से। जब उन्हें पता लगा उनके यहाँ रजिस्ट्री बंद है गुड़गांव में, तो उनको वापस लौटना पड़ा था। तो जो यहाँ की जो सरकारें हैं वो भी इस तरह का इनिशिएटिव ले सकती हैं, ऑनलाइन इस तरह का कुछ प्रोसेस स्टार्ट कर सकती हैं। हम IT में, टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस कहे जा रहे हैं आजकल, और इस IT और एडवांस टेक्नोलॉजी का हमें हमारे रियल एस्टेट में भी यूज़ करना चाहिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो दिल्ली से हैं। दिल्ली में आपको पता होगा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, CGSS जिनको कहा जाता है। गुड़गांव में भी हैं, वैसे तो नोएडा में भी हैं, लेकिन मैं स्पेशली दिल्ली की बात करूंगा। द्वारका में है, आपका रोहिणी में है, आपका मयूर विहार में है, और IP एक्सटेंशन में काफ़ी संख्या में ये हैं। इनमें से बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनकी एज पूरी हो चुकी है, जिनको रीडेवलप करना है, बट अभी ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट का इस पर कोई खास ध्यान है। बहुत सारी जो अपार्टमेंट्स हैं उनको कहा गया है कि इनका रीडेवलपमेंट होना है, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, इसका कोई प्लान नहीं है। महाराष्ट्र में भी इस तरह की बहुत सारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी थी, उनको लेकर महाराष्ट्र की सरकार एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आई है। महाराष्ट्र की सरकार ने कहा है इन अपार्टमेंट्स में, इन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो लोग रहते हैं, अगर वो सेल्फ रीडेवलपमेंट करना चाहें अपनी सोसाइटी का, तो वो कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, इसके लिए उन्हें सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी कंसेंट जो वहाँ लोग रहते हैं वो देनी पड़ेगी सरकार को, कंसर्न अथॉरिटी को। 3 महीने के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगा सेल्फ रीडेवलपमेंट का। अगर दिल्ली की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई ये सुन रहा है, तो आप भी इस तरह की स्कीम ले आइए, और बहुत सारे जो इस तरह की जर्जर हो चुकी हैं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, उनको रीडेवलपमेंट का एक रास्ता मिल जाएगा।
तो यहाँ भी लोगों को बहुत सुविधा होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में गुड़गांव नोएडा की तरफ जा रहे हैं, वो नहीं जाएंगे। जहाँ उनकी एग्जिस्टिंग घर हैं वहीं उसका रीडेवलपमेंट हो जाएगा, तो वो दिल्ली में ही रहना पसंद करेंगे। ये एक और अपडेट है, वो हरियाणा को लेकर है। हरियाणा में जो लाइसेंस कॉलोनी है, लाइसेंस कॉलोनी में जो कमर्शियल शॉप्स होती थी, जो एसयूज होते थे, उस पर फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नहीं होती थी। जी हाँ दोस्तों, फ्लोर वाइज रेजिडेंशियल में होती थी और वो भी पिछले दिनों से बंद है, सिर्फ 3 पे होती है। पहले फ्लोर वाइज 4 फ्लोर पे रजिस्ट्री होती थी। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने एक संशोधन लेके आई है, एक बिल लेके आई है विधानसभा में, और उसमें ये प्रोविज़न कर दिया गया है कि आपके यहाँ जो लाइसेंस कॉलोनी है, वहाँ पे जो शॉप्स हैं, उसकी आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करा सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसको गिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज दिया गया है जिसका आपको ध्यान रखना है, एक यूनिट में एक फ्लोर पे एक ही रजिस्ट्री होगी। ऐसा नहीं है कि कोई 100 गज का एक प्लॉट है कमर्शियल, उस पे या कमर्शियल शॉप है, उस पे आप उसको डिवाइड करके 2 हिस्सों में 2 जगह रजिस्ट्री करा लें हर फ्लोर पे, वो नहीं होगा। एक फ्लोर पे एक ही रजिस्ट्री होगी। तो एक अच्छी अपडेट है, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब एक और नई अपडेट है जो द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर है। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं पहले भी बताता रहता हूँ और पहले भी कई बार बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे इस साल के एंड तक शुरू हो जाएगा, पहले जुलाई में कहा जाता। लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में जो सर्विस लेन है, आसपास का जो ब्यूटिफिकेशन का काम है, वो 2026 तक जाके पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, द्वारका एक्सप्रेसवे भले 2023 के लास्ट तक शुरू हो जाए, बट जो सर्विस लेन का काम है वो 2026 तक जाके पूरा होगा, क्योंकि उसका जो टेंडर फ्लोट किया गया है उसमें 3 साल का टाइम दिया गया है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के जो सर्विस लेन्स है वो 2026 तक जाके पूरा होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप कोई प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर, किस शहर में, किस दिशा में, किस तरफ जा रहा है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और बहुत दिनों से आपको पता है, गुड़गांव की बात करें, गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड, SPR रोड के रीडेवलपमेंट की बात की जाती है, बट वो अभी पेपर्स में ही है, हमें फिजिकल रूप से कहीं नहीं दिखाई दे रहा रीडेवलपमेंट होता हुआ। हाँ, सोना रोड पे जो बादशाहपुर है, वहाँ पर वाटिका चौक भी कह देते हैं, वहाँ एक अंडरपास बनाया जा रहा है। उसके अलावा जिस तरह गोल्ड कोर्स रोड बनाया गया है, अंडरपासेस बनाए गए हैं, पेपर्स में स्कीम्स बनी हुई हैं, प्रपोजल्स बने हुए हैं कि SPR भी और एक्सटेंशन को भी ऐसा किया जाएगा। कब होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब बात कर लेते हैं ईडी की। ईडी ने सुपरटेक के जो चेयरमैन थे मिस्टर अरोड़ा, उनके खिलाफ कोर्ट में 100 पेज की एक कंप्लेंट दी है, जिसको कोर्ट एज ए चार्जशीट ट्रीट करेगा। कोर्ट ने कहा है कि 15 सितंबर को ये डिसीजन लिया जाएगा कि मिस्टर अरोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए। अब ये 15 सितंबर के बाद पता लगेगा कि इस पे क्या कोर्ट एक्शन लेता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, पिछले दिनों बारिश हुई है पूरे देश में, खासतौर पे हिमाचल में बहुत तबाही हुई है, बहुत घर गिरे हैं, बहुत बिल्डिंग्स गिरी हैं। उसकी अब रिपोर्ट सामने आई है। तो हिमाचल के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है जो बिल्डिंग रूल्स हैं, बिल्डिंग के जो कोड हैं, उनको लेटर एंड स्पिरिट में लागू करा जाए। यानी जब भी कोई मकान, कोई बिल्डिंग बनाई जाए हिमाचल में, ख़ास तौर पे हिली जगह पर, तो वहाँ पर इन रूल्स का ध्यान रखा जाए, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन हुई है पिछले सालों में, वहाँ पर इन रूल्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। इसी वजह से इतनी तबाही हुई है, बारिश हुई है, घर गिरे हैं, बिल्डिंग्स गिरी हैं। अब सरकार की नुमाइंदे ने ये कह तो दिया कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, लेकिन इन चीज़ों का सुपरविज़न भी सरकार को ही करना है, इम्प्लीमेंटेशन भी सरकार को ही करना है, इन्फोर्समेंट भी सरकार को कराना है। सरकार की एजेंसी इस पे अच्छे से काम करेंगी, तभी वो लेटर इन स्पिरिट में लागू हो पाएगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, मुंबई में एक फ्लैट सेल हुआ है करीब 92 करोड़ का। ऐसी ही एक सेल दिल्ली में देखने को मिली है। दिल्ली के निज़ामुद्दीन, ईस्ट निज़ामुद्दीन में एक बंगला सेल किया गया है, करीब 62 करोड़ में ये बंगला सेल हुआ है। ईस्ट निज़ामुद्दीन वही जगह है जहाँ दिल्ली की पूर्व चीफ मिनिस्टर श्रीमती शीला दीक्षित रहा करती थी। अब उनका बेटा वहाँ रहता है, और पिछले दिनों वहाँ पर राहुल गांधी के रहने की भी चर्चाएं थी, जब राहुल गांधी की जो MP की जो सीट है, जो MP हैं एज ए MP वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे, उनका घर ले लिया गया था। तो ऐसा कहा जा रहा था वो संदीप दीक्षित के द्वारा जो ईस्ट निज़ामुद्दीन में एक घर है वहाँ पर रहेंगे। तो ईस्ट निज़ामुद्दीन दिल्ली का काफ़ी प्रोमिनेंट एरिया है, काफ़ी पॉश एरिया है, तो वहाँ पर ये सेल हुई है। इस एपिसोड में हम आपको इतिहास में भी लेके चलेंगे, एक किस्सा इतिहास से सुनाएंगे। तो आज बात करते हैं DLF की। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि DLF गुड़गांव से शुरू हुआ है, गुड़गांव में उसने काम किया है मेन, तो नहीं, दिल्ली में हौस खास से लेके आपका GK और आपका बहुत सारी जगह साउथ एक्स 1, 2, इन सब एरिया को भी DLF ने ही डेवलप किया है। ये मैं कुछ आपको बताना चाहता था कि रियल एस्टेट में DLF ने पहले दिल्ली में काम किया, उसके बाद वो गुड़गांव गया। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को लेकर, जहां हमने बताया था प्लॉट्स की एक स्कीम आई है, करीब 1200 प्लॉट है,
वो स्कीम क्लोज हो चुकी है। वहाँ पर करीब 2.25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी हिट रही है स्कीम। बट कुछ लोग हैं जिनका सेल्फ इंटरेस्ट है, जो प्राइवेट डेवलपर के प्रोजेक्ट्स को, प्लॉट्स को बेचने के लिए कंपैरिजन करके आपको इसका बता देते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। बट लोग खुद ज़्यादा समझदार हैं। 2.25 लाख लोगों की संख्या बताती है कि लोगों ने कितना इंटरेस्ट दिखाया है उस प्रोजेक्ट में, और सिर्फ 1200 प्लॉट के लिए 2.25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसका ड्रॉ के माध्यम से अलॉटमेंट होगा, तो अगले कुछ महीनों में आपको इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। अगली अपडेट गुजरात से है। गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। गुजरात सरकार को कहा है कि इतने दिनों से रेरा अथॉरिटी की जो सीट्स हैं, रेरा अथॉरिटी के जो मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन है, वो कुर्सी खाली पड़ी हुई है। ये लोगों के लिए बनाई गई है, लोगों की सुविधा के लिए, लोगों को परेशानी ना हो, और आप इसको भर नहीं रहे। आप जल्दी से जल्दी इसको भरिए। दिल्ली को एक और नया प्रगति मैदान मिलने जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर द्वारका की। उसका एक हिस्सा सितंबर में शुरू हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उसका इनॉग्रेशन करेंगे। बहुत सारे लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि G20 का जो मेन इवेंट है वो ICC जो द्वारका में है वहाँ पर होगा, लेकिन वो तो बना ही नहीं। मेन जो इवेंट है G20 का वो प्रगति मैदान में हो रहा है, बट उसका कुछ हिस्सा सितंबर में खुल जाएगा। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी एग्जीबिशन आपको द्वारका वाले प्रगति मैदान या कन्वेंशन सेंटर में देखने को मिलेंगे। काफ़ी लंबा उसका डेवलपमेंट होना है, अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें और आनी हैं। एक और अपडेट है, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा, गुड़गांव से करीब 25 मिनट की दूरी पे रिलायंस अपनी एक मॉडल टाउनशिप डेवलप कर रहा है। वहाँ पर 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से प्राइस बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लोगों को अप्रिसिएशन मिल रहा है। अगर आप उसके बारे में चाहते हैं हम एक बड़ा वीडियो लेकर आए, डिटेल में आपको उसके बारे में जानकारी दें, तो कमेंट बॉक्स में रिलायंस ज़रूर लिखिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो हम उसका डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे विस्तार से। तो मैं उम्मीद करता हूँ रियल एस्टेट का आज का जो शो था आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसी तरह अपना प्यार देते रहिए इस शो को। हम लगातार इस तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए, अपडेट आपको देते रहेंगे। आज इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब करे आपको ये अपडेट नहीं मिलेंगी। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, शुक्रिया।